ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी 9th एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स के हवाले से, जो हम वीकली अपडेट्स देते हैं इन्वेस्टर्स को। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाय द वे। हम सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में डाल के अपनी ओपिनियन का ज़ाहिर कीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली वही है कि हमने मार्केट अपडेट्स को थोड़ा सा कवर करना है कि मार्केट्स में क्या हुआ है। अचानक से जो है थर्सडे के बाद से जो है मार्केट थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी। हमने देखा कि S&P 500, नैस्डैक दोनों नीचे आए थे। इसके अलावा बिटकॉइन हमने देखा कि वो भी नीचे आया है। और उसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ रीजंस हैं, कुछ न्यूज़ इवेंट्स ऐसे थे, जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स थी वो थी, तो उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जाने से पहले हम एक चीज़ कवर करेंगे कि ये जो IPO होता है, ये क्या प्रोसेस होता है और इसमें किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, और उसमें रिस्क क्या होते हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और लेट्स गेट इनटू इट। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम यासीन, हाउ आर यू? ठीक ठाक, बिल्कुल। तो वली, हमारी थोड़ी सी बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर ओवर द वीकेंड कि ये जो फिग्मा का IPO हुआ है उसमें एक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, और इनफैक्ट कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। जबकि जबकि मैंने रिसर्च थोड़ी सी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो IPO जब होता है तो रिटेल इन्वेस्टर को जो है वो एक्सेस नहीं होता इन शेयर्स को ख़रीदने का। सिर्फ सिलेक्टेड या तो इनसाइडर्स होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े हेज फंड ओनर्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको एक्सेस होता है। अच्छा, वो भी डिपेंड करता है कि आपने कितना सब्सक्राइब किया हुआ इसको। तो वो जो सब्सक्रिप्शन उसकी होती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं जो प्रॉफ जी की एक पॉडकास्ट होती है वो मैं देख रहा था, तो वो बता रहा था कि उसने भी काफ़ी ट्राई की अपने जो रेफरेंसेस हैं उसको यूज़ करते हुए, लेकिन उसको भी नहीं मिले थे स्टॉक्स। दैट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था, और उसकी वजह से हमने देखा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली हमें नज़र आई। तो थोड़ा सा हमें तुम बताओ कि तुमने भी जो IPO इवेंट्स कवर किए हैं UAE में या इवन पाकिस्तान में भी, तो तुम्हारा क्या अब तक एक्सपीरियंस है उन IPOs के प्रोसेस को देखते हुए कि किस तरह उनको हमें एड्रेस करना चाहिए? हाँ। सो बेसिकली आईपीओ जो है ना, हमेशा एक इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सेक्सी टर्म होती है और लोग जो हैं उसके अंदर जंप इन करने की कोशिश करते हैं। और उसका पता है रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर आईपीओ जो हैं वो बड़ी फेमस कंपनीज़ के हो रहे होते हैं, नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। इवन मैं मैं यूएई की बात करूं तो यहाँ पर जब कुछ दिनों अब यहाँ पर आईपीओ सीजन आया है, लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ज़्यादा आईपीओज आए हैं उसके अंदर। सो बहुत जो हाउस होल्ड नेम है ना वो उनके आईपीओज आए हैं। ज़्यादातर अच्छे गए लेकिन कुछ ख़राब भी गए। तो उसमें अगर एडनॉक ड्रिलिंग का आ रहा है तो एडनॉक तो वैसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका नाम आएगा तो आप फ़ौरन उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स से सालिक है जो रोड टोल ऑपरेटर है, उसमें भी आईपीओ आया था तो वो भी लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था। बट एट द सेम टाइम जब आईपीओ आ रहा होता है, मैं इन दोनों ही की एग्जांपल लूँ तो एडनॉक ड्रिलिंग का लोगों को पता है कि यार ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें लेट्स से ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम सालिक के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ होगी। तो एक तो ये कि आपको कंपनी जो आप सोच रहे हैं ना उस तरह से ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो बाद में जाकर। अभी आपको नाम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह से जाए। जैसे लुलू का आईपीओ आया था, यहाँ लुलू एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है। सो उसका आईपीओ के बाद उसके स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, कुछ अच्छा मतलब उसमें नहीं हुआ। इनफैक्ट आज से कोई 1 साल पहले शायद आया था और बिल्कुल डाउन द लाइन स्टॉक्स गए। हालांकि कंपनी सही चल रही है, सुपरमार्केट भी सही है और उसकी चीज़ें ख़राब नहीं लग रही, बट एट द सेम टाइम आईपीओ के बाद भी प्राइस कम गई हुई है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो जो मेरा पॉइंट था सबको बताने का कि एक तो ये कि जो आईपीओ होता है ना वो लास्ट माइल नहीं होता, वो इन्हीं सबसे पहला स्टेप होता है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें नहीं भी जा रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आई वुड से 50% लोगों को देखा है जो आईपीओ तक रहते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं और बाद में अफसोस भी करते हैं कि यार आप सालिक की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर यूएई में। तो सालिक का स्टॉक जब आया था, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है बट जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये कोई भी स्टॉक है, तो वो आया जिस टाइम पर वो आया तो तकरीबन लेट्स से 15% उसमें प्राइस हाइक आ गई। फर्स्ट करें 1 दिरहम का उसके प्राइस थी स्टॉक की, वो 1.15 दिरहम का हो गया, तो 15 दिरहम बढ़ गया विद इन स्पैन ऑफ 10 डेज लेट्स से। बट
उसके बाद लोग खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है यार 15% आ गया, अब हम दिस इज़ फाइन, या तो हम बेच देते हैं या उसको रख लेंगे आगे के लिए। बट वही लोग उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। यानी कि अब उनको चाहिए कि अगर कंपनी समझ में आ रही है, कंपनी अच्छी लग रही है आपको, अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखें, उसके बाद फर्दर उसको इन्वेस्ट करें उसके अंदर। बट वो नहीं करते, वो सिर्फ आईपीओ तक रहते हैं। उसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान में जाते हुए देखा है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी मिस्ड की बात हो, यानी कि वो स्टॉक फर्दर आगे चला गया हो, या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी कि उन्होंने उसको उसमें सेल नहीं किया हो उसको, और उसके बाद वो कंपनी का स्टॉक नीचे चला गया हो। सो एक तो ये कि जो बात हमारी हुई थी कि ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट उसमें ये देखना चाहिए कि जो फंड मैनेजर है, जो आईपीओ आपका लेकर आ रहा है, वो कौन है। क्योंकि अगर उसने अपनी डिसीशंस, ड्यू डिलिजेंस सही से नहीं की, जिसमें हम फिग्मा की भी बात करेंगे और भी एग्जांपल्स हैं इस तरह की, उसमें हमें नज़र आता है कि फिर वो आपकी प्राइसिंग या तो मार्केट जो एंटिसिपेट कर रही होती है उससे ऊपर रखी हुई होती है, या नीचे रखी होती है। इन बोथ द केसेस नुकसान कंपनी का होता है, क्योंकि अगर ऊपर रखी भी होती है तो वो उसमें लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते और सब्सक्राइब नहीं करते उसको। और अगर नीचे रखी होती है, जस्ट इन केस ऑफ फिग्मा, जहाँ पर उन्होंने प्राइस उसकी, आई डोंट नो कि कितने परसेंट टोटल कंपनी का शेयर था वो, आई मीन आईपीओ जब भी होता है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि पूरी कंपनी को वो फ्लोट कर देंगे, हंड्रेड लो परसेंट फ्लोट कंपनी होता को है। फ्लोट कर देंगे। हाँ, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, आई डोंट नो फिग्मा का कितना था, लेट्स से 10% था। वो कह रहे हैं कि 10% की बेसिस के ऊपर हम स्टॉक्स को फ्लोट करते हैं। अब 10% की वैल्यूएशन जो उन्होंने रखी, अब फिग्मा की एग्जांपल लें तो $30 की उन्होंने रखी कि अब $30 का पर शेयर होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है रिटेल इन्वेस्टर को, तो $30 दें हम्म। और एक शेयर ले लें, और उसके मल्टीपल्स होते हैं। मतलब हो सकता है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 की हो, $10,000 की हो, वट एवर द अमाउंट इज। बट खैर शायद इतनी ज़्यादा ना हो, बट स्टिल लेट्स अज्यूम के $1,000 होगी। तो $1,000 के 30 शेयर जितने भी आते हैं वो आप उसके मल्टीपल्स के अंदर ले सकते हैं। तो आप उससे ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने आपको मिलेंगे वो आपकी किस्मत है। लेकिन हुआ ये कि जब फिग्मा ने अनाउंस किया $30 पे, और जब मार्केट खुली, तो वो आई थिंक 3 टाइम्स ओवर, 3 टाइम्स नॉट हम्म। ओवर सब्सक्राइब, 3 टाइम्स उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो हाँ, थर्टी अच्छा डॉलर्स मतलब की जगह वो $33 पे 120। उन्होंने लॉन्च की थी इसकी प्राइस। हम्म। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन थी इसकी 40 टाइम्स हो गई थी, यानी कि 40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था वो स्टॉक। और जब ऑफ कोर्स पहला डे क्लोज हुआ तो वो $115 पे क्लोज हुआ, तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स उसकी एक दिन में प्राइस चली गई। लेकिन इसमें ये भी है ना कि जो मार्केट ने वैल्यूएशन की थी उसकी, वो $20 बिलियन की थी। और मार्केट बेसिकली वही है जो वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने उसको फंड किया होगा। तो उन्होंने अपनी जो उनकी रिसर्च थी फंडिंग के हवाले से, उन्होंने कहा था कि भाई इसकी वैल्यूएशन जो है, जो अभी इसकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से $20 बिलियन, जबकि उनकी अर्निंग्स तो बहुत कम है। अर्निंग्स तो उनकी लेस देन $1 बिलियन, यानी कि 870 समथिंग उनकी मिलियन की अर्निंग्स है। लेकिन हम्म। जो वैल्यूएशन उन्होंने की है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई है, यानी कि करंट अर्निंग के हिसाब से। अब मार्केट में ऑफ कोर्स एक हाइप क्रिएट हो गई और जो स्टॉक है वो 3 टाइम्स ऊपर चले गया। तो इस वक्त जो मार्केट कैप है उसका वो ऑलमोस्ट $60 बिलियन का है, यानी कि 3 टाइम्स हम्म। ऊपर हो गया है। तो हम्म। इसमें ये भी है ना कि हाइप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हो सकता है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठे हुए होंगे, जो फंड मैनेजर्स होंगे, उन्होंने अपनी तरफ से सारे जो है ना गैप्स कवर करके वैल्यूएशन की होगी, लेकिन मार्केट ने उसको जो है वो एक तरह से ओवर हाइप किया, हम्म। और या उसको ओवर वैल्यू ऐसा कर लिया पहले ही दिन। ऐसा हो सकता है। एंड हाँ। बहुत दफ़ा हमें नहीं पता होता किसी कंपनी के बारे में कि यार वो कौन कौन यूज़ कर रहा है। अब एग्जांपल ले लो ना, फिग्मा को बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स को नहीं पता होगा कि फिग्मा क्या कर रहा है, बट फिग्मा यूट्यूबिंग स्पेस में बहुत बड़ा काम कर रहा है। हालांकि फिग्मा क्या चीज़ है, एक सेकंड में ज़रा स्क्रीन अगर शेयर करूं तो फिग्मा की वेबसाइट देख लेते हैं थोड़ी सी, कि फिग्मा एग्जैक्टली है क्या। तो अगर ये देखें तो फिग्मा बेसिकली एक प्रोडक्ट्स कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, डिज़ाइन कंपनी, उस तरह की कोई चीज़ लग रही है। कुछ आप कह सकते हैं कैनवा टाइप की कंपनी लग रही है, बट कैनवा बिल्कुल। डिफरेंट है थोड़ा सा, फिग्मा थोड़ी सी डिफरेंट है। हम्म। बट मैं एज आई सेड कि बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स को नहीं पता होगा, जबकि फिग्मा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूट्यूब स्पेस में। मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया, बट आई नो पीपल हु आर यूजिंग इट। और वो किस तरह से, वो इस तरह से कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई वीडियो बनानी हो और आपको रिमोट एडिटर हायर करना हो, तो आप ये करते हैं कि वीडियो बनाते हैं और रिमोट एडिटर को सेंड कर देते हैं। उसके बाद वो रिमोट एडिटर जो है वो वीडियोस को एडिट करता है। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी अभी भी यही करता हूँ कि मैं उनसे फाइल मंगवाता हूँ और फिर उसको मैनुअली रिव्यू करता हूँ, और उसके बाद उनको दोबारा बता देता हूँ कि ये मसले है, आप इसको एडिट करें, या फिर मैं थोड़ा बहुत होता है तो मैं खुद एडिट कर लेता हूँ।
वरना फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो फिग्मा के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप जब किसी ने अपलोड कर दिया फिग्मा के ऊपर, तो आप रन टाइम के ऊपर उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स दे सकते हैं और टाइमलाइन के ऊपर। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि सेपरेटली कोई नोट बनाना पड़ेगा या मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा। आप वीडियो उसको रिव्यू कर रहे होंगे और मैनुअली अपना जो कमेंट्स हैं वो टाइप कर रहे होंगे, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होगी एडिटर के पास। तो वो एडिटर के पास जैसे जैसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी वैसे वैसे वो वीडियोज़ में एडिट करके दोबारा से फिग्मा के अंदर अपलोड कर सकता है, और ये प्रोसेस काफ़ी सीमलेस होता है। सो ये तो एक चीज़ थी जो फिग्मा कर रही है, जो कि हमारी डोमेन के अंदर कर रही है और हमें बहुत सारे लोगों को खुद भी नहीं पता। अब अगर इसकी प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग के अंदर इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, यानी कि प्रोफेशनल के लिए कोलैब सीट है, फ्री भी स्टार्टिंग फ्री से कर सकते हैं आप, और बहुत सारी इसके अंदर डिफरेंट टीयर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट अगेन इस तरह की कंपनी बिलियन डॉलर्स में बिलियन तो नहीं, मतलब ये 70 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई ना इसकी, 60। 60 बिलियन की। तो 60 बिलियन की वैल्यूएशन आ रही है। अगर इसके स्टॉक्स की प्राइस देखें तो वो इस तरह के थे। आई डोंट नो कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है इस वक्त? आ रही है। हाँ, तो स्टॉक्स 122 डॉलर्स का है, जो कि 130 के करीब मेरे ख्याल से पहुंचा था जिस वक्त ये आया था। तो एट मैक्स ये किया था 143 तक पहुंच गया था। सो इनफैक्ट अगर देखें तो फोर टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स इसकी प्राइस अप्रिसिएशन हुई थी। सो किसी ने अगर इसको 33 डॉलर्स के ऊपर बुक कर लिया होगा तो आज वो आराम से बेच सकता था। अगर सही टाइम पे बेचता तो 136 डॉलर्स का बेचता। बट पॉइंट यही है, यहाँ से क्या होगा, फिग्मा बिल्कुल। की हाइप बहुत है, लोगों को भी पता होगा, मुझे शायद उतना ना पता हो क्योंकि मैं नहीं यूज़ करता उस टूल को, बट हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि इसका क्या पोटेंशियल है। तो जिन लोगों को हाँ, पता होगा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। और वही बात है, जो बिजनेस आपको समझ में आता है आप उसी के अंदर इन्वेस्ट करें। अब मैं फजूल में फिग्मा में कूदूँ, मुझे नहीं पता होगा कि इसमें है क्या क्या नहीं है, और पता चले बाद में कि वो सारी की सारी फॉल्स हाइप थी या मेड अप थिंग्स थी। जैसे जूम के साथ हुआ था, जब जूम आया था, जूम ने आईपीओ किया था, तो उस टाइम पे जूम भी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ था। और उसके अंदर अब अगर जूम का स्टॉक देखें इस वक्त तो इंटरेस्टिंग होगा वैसे जूम का स्टॉक के क्या स्टेटस है जूम का, क्योंकि जिस वक्त कोविड आया था ना, जूम ऑल उस टाइम वक्त ही से तो आया था बहुत ये। नीचे है, हाँ। हाँ, तो ये अगर जूम को देखें, हाँ ये देखो ना यार, कोविड के टाइम पर ये पहुंच गया था $550 के इसका स्टॉक था, और आज ये हम्म। $70 का स्टॉक है। सो ये जो है, जो हाइप होती है ना, ये हर दफ़ा नहीं रहती। कोविड के टाइम पे बिल्कुल। सबने समझा था कि अब जूम जो है ना अल्टीमेट चीज़ है, अब ये पूरी हाँ, सबको पावर अप करेगा। बिल्कुल। हम्म। अब वो ये ना कि ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है जूम एक यूनिक चॉइस हो, लेकिन हम्म। कॉम्पिटिटर को आते हुए टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। अब ठीक है, फिग्मा जो यूआई टूल है और यूआई स्पेस के अंदर हो सकता है वो एक अभी यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर 2 महीने के बाद एक और कॉम्पिटिटर आ जाता है जो इससे भी अच्छी प्रोडक्ट लेकर आता है, तो फिर ऑफ कोर्स जो मार्केट शेयर है वो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो जो वैल्यूएशन अभी लोगों ने लगाई है वो फिर उतनी ना रहे, क्योंकि हम्म। अभी भी जो इस वक्त जो मार्केट कैप है $60 बिलियन का, उसके मुताबिक जो स्टॉक प्राइस है वो 70 टाइम्स इट्स सेल्स है। यानी कि इस वक्त जो करंट सेल्स है उसकी 70 टाइम्स उसकी हम्म। मार्केट वैल्यूशन है, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है ऑफ कोर्स। तो हम्म। लेट्स से अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, लेट्स से 2 महीने या 3 महीने के बाद, जो उसकी जैसी या उससे बेहतर प्रोडक्ट बना के लोगों को देता है, तो फिर ऑफ कोर्स उसकी सेल्स डिक्लाइन होगी, तो फिर जो जो पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यूज हैं वो डिक्लाइन होंगे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिकली जो स्टॉक प्राइस है वो अभी भी मैं उसी इसकी हिसाब से एग्जांपल एडजस्ट देता होगी। हूँ ना, कुछ Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. दिनों पहले मैंने इस पे लिंक्डइन पोस्ट भी की थी, और इस पे वीडियो में भी शायद बात की थी मैंने। एक एक स्टार्टअप थी जो कि बल्कि है अभी भी, और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। वो एडोबे प्रीमियर प्रो के ऊपर जो वीडियो एडिटिंग टूल है उसके ऊपर एक उन्होंने प्लगइन बनाया हुआ है, और उसमें वीडियो एडिटिंग को काफ़ी ज़्यादा वो
ऑटोमेट कर देते हैं। ऑल्दो के ऑफ कोर्स वीडियो एडिटिंग के अपने मसले हैं जो कि एआई के थ्रू अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सके, बट वो हम्म। थोड़ा बहुत ऑटोमेट करते हैं उसको। काफ़ी अच्छा उन्होंने पिच किया हुआ था और ये अली अब्दाल के साथ कोलैबोरेट करके ये कंपनी बनी थी। अब उस अली अब्दाल ने पॉडकास्ट में उसके फाउंडर से पूछा कि तुम जो काम कर रहे हो, दिस इज गुड, विच इज मेकिंग यू $90,000 अ मंथ। उसका रेवेन्यू 90,000, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट मेरे ख्याल से बता रहा था, क्योंकि बहुत कम एक्सपेंसेस है, शायद 5 लोगों की कंपनी से, तो ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, उसमें एक वाइफ उसकी काम कर रही है साथ में। सो इट्स ऑल होम ग्रोन कंपनी और बहुत लीन सेटअप है। सो $90,000 का जो मंथली रेवेन्यू है या मंथली इनकम है या मंथली प्रॉफिट है, वट, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है अगर फर्ज करो कल एडोबे प्रीमियर प्रो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये फीचर लेकर आ जाए, तो ये तो बिल्कुल। कभी भी खत्म हो सकता है। इसी तरह से हमने एनवीडिया के साथ देखा था, जिसके अंदर जब डीप सी का आया था तो उस वक्त उस पे हम्म। डेंट लगी थी। सो ये हाँ। कभी भी किसी बिल्कुल। कंपनी के साथ भी हो सकता है। तो अगेन इन्वेस्टिंग जो है वो बड़ा ट्रिकी काम होता है, इसीलिए हर बंदा हर चीज़ पिक नहीं कर सकता। और अगर आपको पिक करनी है तो कन्विक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हाँ नहीं यार ये मुझे पता है कि अब मुझे हाँ। मेरे पास पिछले 2 साल 3 साल पहले मैं जाऊं या 1 साल पहले भी जाऊं तो मुझे एप्पल बहुत पसंद है कंपनी अभी भी। बट एप्पल जो एआई के साथ जिस तरह से हो रहा है उसके साथ, ऑल्दो की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब कुछ सही है, बट स्टॉक्स नहीं ऊपर जा रहे उसके। सो उसके हाँ। उसका अपना मसला है एप्पल का। उसका उसका एक बहुत मैंने इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुना था ऑनलाइन पॉडकास्ट के ऊपर ना, जिसमें वो चमात और जो हम्म। तीन तीन और लोग भी हैं। तो हम्म। उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें डिस्कशन किया था एप्पल के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जो एप्पल की जो लीडरशिप है ना, वो बूमर्स टाइप के लोग हैं। हम्म। तो वो एआई को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी को। और वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में है कि भाई कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी, और ठीक ठाक हैवी कैश है उनके पास, क्योंकि एप्पल का जो कैश फ्लो काफ़ी इंप्रूव है। तो वो उसके ऊपर रिलाई करके बैठे हुए हमारा मार्केट शेयर अच्छा खासा है कंपेयर टू एंड्रॉयड या जितने भी दूसरे फ़ोन्स हैं, और कैश फ्लो कंपनी जनरेट करी तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन वही नहीं दे रहे कि नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर एआई की जो एडॉप्शन होने वाली है, और जिस तरह हर टेक कंपनी जो है वो एआई के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, एप्पल की तरफ से कोई इस तरह की कोई चीज़ आ नहीं रही। जो उनका सीरी जो ऐप है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई पिछले 3-4 साल के अंदर। हम्म। सही है ना? और जो हम्म। दूसरे मॉडल्स हैं वो महीनों के बेसिस के ऊपर इम्प्रूव हो रहे हैं। यानी कि अगर हम ग्रॉक की एग्जांपल लेते हैं, यानी इलॉन ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है ग्रॉक के अंदर, और वो मेरे ख्याल में ऑन मंथली बेसिस नई नई चीज़ें लेके आ रहा है। जो ग्रॉक 4 आया है, आई थिंक मैं उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहा था, ग्रॉक 4 इस वक्त तमाम जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं एआई के, उन सबसे टॉप पे है फ्रॉम इस कैपेबिलिटी परस्पेक्टिव। तो जो रेस है एआई की वो बहुत तेज़ी से जो है ना आगे बढ़ रही है, और एप्पल इसमें कम्प्लीटली जो है वो एब्सेंट है अभी तक। एग्जैक्टली इसी तरह से। सो कंपनीज के साथ कुछ आगे पीछे होते हुए जो है ना टाइम नहीं लगता है। नोकिया की एग्जांपल है, ब्लैकबेरी की एग्जांपल है, कोडैक की इवन एग्जांपल बोइंग है। की एग्जांपल है, कोडैक की एग्जांपल है, ओलंपस जो बहुत बड़ा एक ब्रांड होती थी कैमरे की, उसकी एग्जांपल आज नज़र नहीं आता वो। सो अगर आप किसी चीज़ पे बैट कर रहे हैं तो यू डोंट नो कि आगे किस तरह से होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी यहाँ पर सालिक की, तो सालिक मैं जब सोच रहा था जिस टाइम पर ये आया था, अगेन मैं समझ नहीं रहा था इसका बिजनेस मॉडल, बट अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से एक्सपैंड किया है। मतलब एक रोड टोल ऑपरेटर किस तरह से अपने पैसे जनरेट कर सकता है, वो जस्ट थ्रू गाड़ियां जब पास कर रही हैं उसके थ्रू पैसे जनरेट कर रहा होगा ना, बट उसके अंदर उन्होंने नई इनोवेशन लेकर आए कि जितनी भी पार्किंग है उसके अंदर उन्होंने कोलैबोरेट किया पार्किंग्स के साथ कि आप उनको यूज़ करें, सीमलेस एंट्री एग्जिट होगा गाड़ियों का और वहीं पर चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी मार्केट्स के अंदर आप इसके अंदर मूव करेंगे। सो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना आईपीओ के थ्रू, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आईपीओ आ रहा है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इतना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट करें, कल एमिरेट्स सबसे हॉटली एंटिसिपेटेड आईपीओ जो है यूएई का, जब वो आएगा तो एमिरेट्स का होगा, एमिरेट्स एयरलाइन का। सो जब वो आएगा तो इमेजिन करो कि कितने लोग उसके अंदर जो है ना इन्वेस्ट करने के लिए बेताब होंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आज तो ये हाल है कि जो आरटीए रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ये अपने बिजनेसेस को स्पिन ऑफ कर रही है, यानी कि वो पार्किंग तक को अलग कर दिया उसने उसने सालिक को अलग कर दिया। पहले सब कुछ एक ही अम्ब्रेला में आता था, बट हर चीज़ को वो अलग अलग करके फिर उसका आईपीओ लेके आ रहे हैं। वो उनको पता है एक सिंगल चीज़ के ऊपर आईपीओ लेके आ गए, जैसे लेट्स से एमआर ने एक सिंगल चीज़ पे आईपीओ लेके आ गए थे। अब मेरे ख्याल से वो सोचते होंगे कि हमें जो है ना मल्टीपल चीज़ों पे लेके आना चाहिए था, मल्टीपल बिजनेसेस पे जाना चाहिए था, बट हम्म। अब जो है ना वो उसको स्पिन ऑफ करते हैं और उसके बाद उसका आईपीओ लेकर आते हैं। सो एमिरेट्स भी मुझे लगता है इसी तरह से आएगी। वो एमिरेट्स एयरलाइन का प्रॉब्ली आईपीओ नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अगर कोई आईपीओ आता भी है, लेट्स से एमिरेट्स एयरलाइन का आईपीओ आता भी है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? आप जब जाएंगे ना तो आई एम 100% श्योर कि वो
पता नहीं कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। और जब वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें सिर्फ आप 1 लाख दरम भी डाल देंगे ना, तो शायद हार्डली आपको 5,000 दरम या 2,000 दरम, 10,000 दरम, 10,000 दरम तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 5,000 दरम से ज़्यादा कि आपको उसके स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट ये होगा कि अगर आपको समझ में आती है कंपनी और आपको समझ में आता है कि इसकी ग्रोथ है, और हो सकता है एमिरेट्स एयरलाइन की ग्रोथ ही ना हो सकता है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर अब उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ग्रोथ उसने ले ली है हो चुकी है। कि हो चुकी है, अब मुझे नहीं पता कि वो आगे कितनी आएगी। तो लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि नहीं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आप उसमें डेफिनेटली जब स्टॉक्स आ जाएं, आईपीओ खत्म हो जाए, थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी। जिस टाइम पे आईपीओ आता है फिर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सो आईपीओ मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, और वो हाइप ज़्यादा होती है रादर देन नंबर्स। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये भी है ना कि दोनों चीज़ हो सकती है ना। हो सकता है अभी तुमने देखा फिग्मा के केस में वो 3 टाइम्स ऊपर चले गया। बाज़ों का ऐसा होता है कि आईपीओ जब होता है तो स्टॉक नीचे भी जाता है, बिल्कुल। और फिर आप अगर हाई प्राइस पर लेके बैठ गए और फिर और स्टॉक की कोई हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर आप ये पछताएंगे कि यार मैंने क्यों नहीं लिया। हाँ तो ये भी होता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना अपने फन मनी से आप कर सकते हैं, बट इससे आप एंटिसिपेट करना, पैसे बनाना वो बहुत मुश्किल है। एज आई सेड, अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आप कितने पैसे बना लेंगे? आपको हार्डली उसका जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हार्डली उसका लेट से 5%, 10% एट मैक्स जो है आपको वो मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे। वो अगर डबल ट्रिपल हो भी गए तो आपने कितने पैसे बना लिए, और वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी कितने टाइम में आएगी? तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ों में सोचें ना ज़्यादा, करना है कर दें, बट एंटिसिपेशन ज़्यादा ना रखें उसके अंदर। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो विनर होता है ना वो इनसाइडर्स होते हैं, जैसे सीईओ Insiders है होते हैं। या सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने अगर उनके पास स्टॉक ऑप्शंस होते हैं ना जब भी आईपीओ होता है, तो वो उनको 33 हो सकता है वो उनको उससे भी कम पे मिला हो, क्योंकि जो आईपीओ की जो ऑप्शन प्राइस होती है वो कम होती है लॉन्च प्राइस से, मार्केट से। तो ऑफ कोर्स उन्होंने पैसा बनाया होगा, सी लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे या जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको, अगर उनको ऑप्शंस मिले होंगे तो वो पैसा बनाएंगे। क्योंकि अब अगर वो 3 या 4 टाइम्स हो गई प्राइस और उनके पास लेट्स से $50,000 के ऑप्शंस थे किसी बंदे के पास, या सी लेवल के, तो खैर उनकी तो जो ऑप्शन होगी वो तो ठीक ठाक ऊपर होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी, तो वो उसमें पैसा बनाएंगे जब वो सेल करेंगे उसको। लेकिन मेरे ख्याल में एक रिटेल इन्वेस्टर तो इतना उसको नहीं आप अवेल कर सकते। राइट। अच्छा, हम क्योंकि ये जब सीरीज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम जो डे टू डे चीज़ें चल रही हैं उस पर बात कर रहे होते हैं। तो ये तो फिग्मा का तो अभी रिसेंटली आया था, तो मैंने इस पर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ले लिया, क्योंकि आईपीओ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग उसमें देख रहे होते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे तो आप कर ही लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें, जैसे तुमने कहा कि प्रॉफ जी जैसा बंदा भी अगर वो ट्राई कर रहा था फिग्मा के आईपीओ के लिए और उसको नहीं मिला, सो यू कैन इमेजिन कि बड़ी कंपनी जब आती है तो उसके लिए आसान नहीं होता हर रिटेलर के लिए कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। सो अभी हम दोबारा अगर चलें ये मार्केट्स के ऊपर, कि पिछले हफ्ते के अंदर जो सिचुएशन हुई है और उसके अंदर ट्रंप ने फायर भी किया ना उसको। हाँ, 2-3 इवेंट्स हुए हैं। एक तो ये कि फेडरल रिजर्व ने रेट पॉज का डिसीजन दिया, वो तो खैर प्रीटी मच एक्सपेक्टेड था, मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रही थी ऑलमोस्ट 90%। लेकिन जो मार्केट जिस पे नज़र रखी हुई थी वो थी कि सितंबर में जो अब डिसीजन लेंगे बाद में, तो उसकी क्या इंडिकेशन देता है फेडरल रिजर्व। तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेरोम पावेल की, तो उन्होंने उस वक्त खुले अल्फाज में ये कहा कि अभी वो रेट कट की बिल्कुल भी नहीं सोच रहे।
इवन हम्म। सितंबर में भी नहीं सोच रहे। तो उसके बाद से मार्केट ने एकदम से उसका रिएक्शन दिखाया, और उसके उसके नेक्स्ट डे जब जॉब नंबर्स आए यूएस में, जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलएस, तो ट्रम्प ने जो है उसके ऊपर अपना नज़ला गिराया और कहा कि ये जो है ना बोगस नंबर है, मैं इस बंदी को फायर कर रहा हूँ जो उसकी हेड है, और हम्म। ये जो है ना बाइडन की अपॉइंटी है, और क्योंकि इसने जो है ना इलेक्शन में बाइडन को इम्प्रूव करने के लिए उस वक्त भी जो है ना फेक नंबर्स पब्लिश किए थे। तो जैसे ही उसने वो डिसीजन लिया उसको सैक करने का, उसके बाद मार्केट ने एकदम से रिएक्शन दिखाया, और यही वजह है कि मार्केट जो है वो डंप हुई उसके बाद। यानी कि थर्सडे हम्म। फ्राइडे हम दोनों दिन देखते हैं, मार्केट ने थोड़ा सा डंप दिया, ऑलमोस्ट 2.6% S&P 500 नीचे आया था, और नैस्डैक भी तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग परसेंट 2 दिन के अंदर नीचे गिरा है। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें पॉइंट वो भी था मार्केट नीचे आने का कि वो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के डिपार्टमेंट के अंदर जो कि बिल्कुल। अच्छा, इसमें बोगस नंबर जब उसने बोला तो उसने शायद ये जो नंबर्स थे वो रिवाइज किए थे, जॉब नंबर्स जो लास्ट टाइम रिपोर्ट हो चुके थे ज़्यादा, वो इस दफ़ा हम्म। रिवाइज किए थे। और उसका पॉइंट यही था कि अगर ये रिवाइज हुए हैं, तो ट्रम्प का पॉइंट यही था कि जो रिवाइज हुए ये नंबर, इसकी वजह से अगर ये पहले नंबर इस तरह के आते तो हो सकता था रेट कट हो जाता। बट मेरे ख्याल से रेट कट तो फिर भी नहीं होना था, क्योंकि सिर्फ हाँ, जॉब वो फिर नंबर्स भी पे नहीं ये, होता। हाँ, जॉब नंबर्स के ऊपर ये नहीं होता, रिलाई नहीं कर रहा होता सिर्फ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। सो उसने अपना गुस्सा बेसिकली दिखाया है इसके अंदर, कि जिस चीज़ हाँ, को वो कर सकता है, जिस बंदे को फायर कर सकता है, बंदी को फायर कर सकता है, वो उसको कर दे। अब पाउल को तो नहीं छू हाँ, सकता ना वो अभी। पावल को नहीं कर सकता वो लीगली। और हम्म। फिर उसने टेस्ट भी कर लिया ना, जो खैर 2 वीक पहले उसने एक र्यूमर छोड़ी थी कि मैं जो है ना पावल को फायर करने लगा हूँ, हम्म। और उसके बाद मार्केट ने फिर वाकई में रिएक्शन दिखाया था। और हम्म। वो उन्होंने बेसिकली एक लिटमस टेस्ट किया था कि भाई मार्केट क्या रिएक्शन दिखाती है। जब उन्होंने देखा कि रिएक्शन दिखा रही है ठीक ठाक मार्केट, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ हम्म। ऐसी बात कर रहे थे, हम कोई फायर करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन पॉइंट यही है कि जब आप मार्केट में इंटरवेंशन करते हैं, खासतौर पर जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है फ्री मार्केट में, तो ऑफकोर्स एक टर्बुलेंस आती है ना मार्केट में, जो फ्री मार्केट ही की बेस के ऊपर सारी चीज़ें मूव करती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर अच्छा। गवर्नमेंट हैवी हैंडेड हम्म। आती है मार्केट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स फिर जो भी बड़े बड़े कैपिटल लगा के बैठे हुए हैं, तो अपना कैपिटल वो पुल कर लेते हैं। तो यही वजह होती है हम्म। कि जब मार्केट एकदम से डंप देती है, और ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी स्पाइक करती हैं। अच्छा, इसके अंदर अगेन बहुत सारे लोग जो है ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार नीचे चलेगी मार्केट, अब इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, ये 2% 3% नीचे जाना तो कोई मसला ही नहीं है, आप कुछ इसको भी अपना नहीं है। कोर्स हाँ। कोर्स रखेंगे तो कल परसों में दोबारा ऊपर चली जाएगी। अभी आप हाँ। देख लेना किस तरह से ऊपर नीचे हुई है 6 महीने के अंदर ही, ये किस तरह से नीचे गई है और फिर ऊपर गई। हाँ, जब इतना नीचे चले जाए फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जब गई थी, लेट्स से 10-15% ऊपर नीचे जाए तो फिर हाँ, फिर हाँ, एक फिर बाइंग आप अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। बाइंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से जो आप कर रहे हैं उसको उसी तरह से कंटिन्यू रखें। 1 ईयर 5 ईयर्स के अंदर हमने देखा है अप्स एंड डाउन्स तो आते रहे इसके अंदर, ऑल टाइम भी देखें इसके अंदर, तब भी इसमें अप्स एंड डाउन्स आपको इतने नजर आएंगे। ये मेरे ख्याल से हाँ हम्म। कोविड का टाइम था जब ये कोविड के बाद ऊपर गई थी, और उसके बाद फिर 2024-3 के अंदर नीचे आई थी मार्केट। बट ये ऊपर नीचे तो होता रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो। ये एक स्पेसिफिक कंपनी में नहीं, अगर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से हम्म। वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली S&P 500 नहीं, इसका नज़ला जब भी गिरता है ना तो बिटकॉइन भी उसको इम्पैक्ट हो हाँ, जाता सब है। सब चीज़ें इस पर इम्पैक्ट होती हैं। बिटकॉइन बेसिकली एक रिस्क एसेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है ना। तो जिस तरह नैस्डैक पिटता है, इसी तरह बिटकॉइन भी पिटता है। तो नैस्डैक और बिटकॉइन ऑलमोस्ट एक दूसरे से ना काफ़ी कोरिलेट करते हैं। हाँ, कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया है। हाँ। पहले थोड़ा सा हाँ। था डिफरेंट, लेकिन अब करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये बिटकॉइन का 1 ईयर चार्ट है, तो डेफिनेटली ये 1 ईयर के अंदर वो 59-60 से लेकर 120 तक ऊपर गया था, अभी दोबारा 114 के ऊपर है। तो बिटकॉइन इज समथिंग जिसको इन्वेस्ट करना है, बड़ा देखभाल के इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये ऊपर नीचे जो है ना जिस तरह से होता है, ये इट्स नॉट फॉर द फेंटेस्ट ऑफ हार्ट। ये जो हाँ। है सिचुएशन इसके अंदर कोई इतनी ऐसी नहीं होती कि बड़ी स्टेबल रहेगी। इसके अंदर बहुत आगे बिल्कुल। पीछे होता है, और फिर आप फंस जाएंगे अगर आपने लॉन्ग टर्म बेट ले ली इसमें। हाँ, बिटकॉइन में मेरा जो थीसिस है वो यही है कि बिटकॉइन इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आपने करना भी है तो आप इसको आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें और 5 साल के लिए भूल जाएं कि आपने इसको कभी सेल भी करना है। तो फिर तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में अगर उसका आप एनुअलाइज गेन निकालते हैं ना, तो वो फिर ऑफ द चार्ट्स है, वो फिर तमाम एसेट्स को बीट करता है। यानी कि अगर लास्ट 10 ईयर्स का भी अगर आप उसका देखते हैं ना एनुअलाइज गेन कितना है ऑन एवरेज, तो वो 50+% है। तो ऑफ कोर्स इतना गेन तो किसी एसेट ने भी नहीं दिया लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। तो हम्म। अगर आपने बिटकॉइन में जाना भी है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और उसको डीसीए करते रहें। ये मेरी थीसिस है। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको सिर्फ ट्रेड करना है तो फिर तो वो बहुत वॉलेटिल एसेट है, तो उसमें आप लॉस भी कर सकते हैं, और हो सकता है गेन भी हो जाए। तो इसमें काफ़ी बिल्कुल रिस्क सही होता है। है अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म सही है। ट्रेडिंग अच्छा, करनी है। ये क्विकली अगर हम देखें वो DXY इंडेक्स जो होता है डॉलर का, हाँ।
बिल्कुल। उसके बारे में क्या डॉलर, कहते हैं अभी? हाँ, हाँ। डॉलर का इंडेक्स पे बेसिकली डॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना वो हम DXY इंडेक्स पे मेजर करते हैं, और ये मेरे ख्याल में 5 या 6 मेजर करेंसीज है उसके अगेंस्ट कंपेयर होता है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि डॉलर जो है ना वीक हो रहा था, जब ये ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू की, टैरिफ्स की न्यूज़ आई, फिर सारा कुछ हुआ, तो डॉलर काफ़ी नीचे आता आता रहा। लेकिन फिर आई थिंक लास्ट वीक से ना उसने एकदम से स्ट्रेंथ पकड़ी, यानी कि वो 97 पे ट्रेड कर रहा था पहले, और उसके बाद फिर वो अचानक से जो है ना ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और उसने 100 को टच किया विद इन द स्पेन ऑफ लाइक 5 और 4 डेज। हम्म। और फिर जब ये न्यूज़ आई ना BLS के हेड को सैक करने की, और हम्म। जो मज़ीद उसने ट्रेड की कुछ और न्यूज़ उसमें अनाउंसमेंट की, उसके बाद दोबारा से जो है ना वो डॉलर नीचे आया है। तो हम्म। डॉलर का ऊपर जाना जो है ना, इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं वो स्ट्रगल करती हैं, और जब वो स्ट्रगल करती हैं तो ऑफ कोर्स फिर जो कैपिटल जिस तरह से फ्लो हो रहा होता है मार्केट के अंदर वो पूरा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप कभी देखें ना कि डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, दैट्स अ बैड साइन फॉर ग्लोबल इकोनॉमी एंड फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। तो डॉलर का अच्छा। वीक होना इज़ अ गुड साइन, लेकिन अगर वो हाँ, स्ट्रांग हो रहा है तो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके चार्ट्स को भी देख लूँ ना, कि अगर S&P 500 के, मुझे अभी एक कोरिलेशन नज़र आ रही है इसके अंदर, कि अगर मैं S&P 500 को देखूँ, यहाँ पर लेट्स से, एक सेकेंड, हाँ, इसके कंपेयर अंदर करके 5 इयर्स की ट्रेंड देखें यहाँ पर, तो ये 5 इयर्स का ट्रेंड यहाँ पर, DXY का ट्रेंड यहाँ पर, तो सितंबर 2023 के अंदर, 2022 के अंदर DXY 112 का पहुँचा हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। दैट वाज तो द क्राइसिस मोड। और ये वही टाइम है जब हमने देखा था कि श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ, हाँ, टर्की की करेंसी क्रैश हुई, और जितनी भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि जब भी डॉलर बिल्कुल। स्ट्रेंथ होता है ना तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका डेट जो है वो तो डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो वो हुँ। डेट भी एक्सपेंसिव होना शुरू होता है, तो फिर वो सर्विस नहीं कर पाते अपना डेट, तो हुँ। फिर उसका हिट पड़ता है उनकी अपनी करेंसी के ऊपर। बिल्कुल, तो तो यहाँ नज़र आ रहा है कि हाँ, 5 साल की जो लोएस्ट पॉइंट है, वो उसी टाइम पर था जिस वक़्त जो है DXY इंडेक्स जो है वो यहाँ तो पर ऑल टाइम हाई DXY था। वो ऑल टाइम हाई था। एग्ज़ैक्टली, तो वो बात बिल्कुल सही है कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग का जो है, लेकिन यहाँ पर तो हमें बहुत छोटा-सा एक ब्लिप नज़र आ रहा है। वही बात है ना कि ये हमें हाँ नज़र आता है 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बात करते हैं ओवर एक लंबे पीरियड पे देखें, तो वो फिर चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेकिन यस, इट वेंट अप, और उसकी वजह से स्टॉक्स अगेन, उसकी वजह से तो नहीं, मतलब वो एक पूरा सिस्टम है हाँ, जिसकी वजह वो से वो एक फिर नीचे। सिस्टम है ना कि अगर डॉलर स्ट्रांग स्ट्रांग होता है तो फिर उसका प्रेशर पड़ता है दूसरे एसेट्स के ऊपर। तभी आप देखते हैं कि बिटकॉइन भी नीचे गया है, गोल्ड भी नीचे गया है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर मोस्ट ऑफ द टाइम, हर दफ़ा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि अगर और डॉलर गोल्ड, जो हाँ। है वो स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड नीचे जाता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो है ना डॉलर के अंदर सेट होती है। लेकिन अगर डॉलर जो है सस्ता होना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे गोल्ड जो है ऊपर जाएगा, जितनी भी दूसरी कमोडिटीज़ हैं वो भी ऊपर जाएंगी। तो ये होता है। तो सही। इसलिए कि हमेशा डॉलर पे नज़र रखें, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दैट्स अ बैड न्यूज़ फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉर ऑल दी कमोडिटीज़। डॉलर का जो सस्ता होना है वो अच्छी न्यूज़ है, तो इस पे हमेशा नज़र रखिएगा। ये बात ये भी यहाँ भी करते हैं ना हम लोग, यूएई के अंदर जब डॉलर एक्सपेंसिव होना शुरू होता है, तो यहाँ की आई डोंट नो कि कितना इम्पैक्ट आता है, बट टूरिज्म और लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गुड फॉर यूएई एज वेल कि डॉलर थोड़ा वीक रहे, क्योंकि जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए यूरो और पाउंड के अंदर जब वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो उनको ज़्यादा बैंक फॉर द बक्स मिलता है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो। तो वो यहाँ पे भी इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। जो डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसीज हैं उनके लिए वो बेहतर होता है कि डॉलर थोड़ा सा हम्म, वीक ही रहे इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेसेस। बिल्कुल। सही। बिल्कुल यही है। तो ये न्यूज़ है इस वक्त मार्केट की। तो आई थिंक इस वक्त मैं फ्यूचर्स देख रहा था, तो फ्यूचर मार्केट तो अभी ग्रीन ही है, लेकिन हम्म। ऑफ कोर्स उसका आपको अंदाज़ा तब पता चलेगा जब आप सुबह उठेंगे देखेंगे तो मार्केट क्या है। तो फिलहाल तो अभी ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन अच्छा, ऑयल शुरू अभी रिसेंटली ऑयल ने भी काफ़ी स्ट्रेंथ पकड़ी है, और इस पर मैं थोड़ी सी रिसर्च कर नहीं पाया कि ऑयल क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। कोई ऐसी हम्म। न्यूज़ तो नहीं आई जिसकी वजह से ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएं, लेकिन हाँ, ना कोई सच अ, वॉर का सिनेरियो है ना कुछ है। हाँ, वो, लेकिन वो हाँ, ऐसा रिसेंटली वो कुछ भी ऊपर नहीं गया है। है। बिल्कुल। सो टुवर्ड्स द एंड हम यही कहेंगे कि यार, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, वो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि मैक्रो में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एक चीज़ सबसाइड हो ही जाती है, तो स्टे इन्वेस्टेड एज मच एज पॉसिबल। बाकी शॉर्ट टर्म मनी जो कि 2 3 साल 4 साल वाला है, उसको आप स्टॉक मार्केट में ना डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हों चाहे वो वैसे नॉर्मल स्टॉक्स हों,
अभी मैंने एक पॉडकास्ट की है, पाकिस्तानी एक हैं अब्दुलरहमान नजम, उनके साथ, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उसने मुझको फैक्ट्स बताए थे। वो पॉडकास्ट अभी आएगी, लेकिन अच्छा। ही इन्वेस्ट एंड ही हेल्प्स इन्वेस्टिंग पीपल इन इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो उसके पास बड़ी उनकी ज़बरदस्त मेरे ख्याल किस्म में की कोई हेज इंसाइट्स हैं। फंड कंपनी भी है शायद। हेज फंड कंपनी तो नहीं है, अब वो बनाएंगे स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट बनाएंगे वो लोग लाइसेंस अच्छा, लेने हाँ के मैंने शायद प्रोसेस उनको के देखा अंदर। है ट्विटर के ऊपर। हाँ, बड़ा अच्छा ट्वीट करता है वो, बंदा बहुत ज़बरदस्त है। सो ही लाइक्स हेल्पिंग आउट एज वेल। तो उसने मुझे जो चीज़ें बताई ना, उसमें भी मुझे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छी लग रही है। हम्म। और जो उसने बात की, और बिल्कुल सही बात है, कि आप अगर इंडेक्स को देख लें, तो पाकिस्तान का इंडेक्स जो था वो 2000 के अंदर 1000 के सी 100 इंडेक्स जो था 1000 के ऊपर था। इसका इस वक्त 140,000 के ऊपर पहुंचा हुआ है। सो इमेजिन 140 टाइम्स इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। ग्रोथ आई सो है। अगर डॉलर डिप्रिसिएशन लगा भी दें उसमें, लेट्स से 5 टाइम्स डॉलर लेट्स से अप्रिशिएट हो गया है, तो 5 टाइम्स को 140 टाइम्स कर दो, तो डिवाइड कर दो, तो वो जो भी नंबर आता है कितना आता है, ये आता है मेरे ख्याल से 140 डिवाइड बाय 5, 28 टाइम्स या 25 टाइम्स रख सकते हैं। तो आपके पैसे पिछले लेट्स से 25 साल के अंदर 25 टाइम्स हो गए डॉलर टर्म्स के हम्म। अंदर। और अगर आप यही चीज़ S&P 500 के अंदर देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बन रहा था 5 टाइम्स या 5.5 टाइम्स। तो ये अच्छा, चीज़ इतना अब फर्क है। ये इतना फ़र्क है। सो ये चीज़ जो है ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये चीज़ आप नंबर्स देखेंगे ना तब समझ में आएगी। अच्छा, उसी उसी टाइम पे फिर मैं उनसे पूछना भूल गया था कि भाई जापान को कैसे देखेंगे। ठीक है, इक्विटी मार्केट, ही इज़ बिग ऑन इक्विटी मार्केट्स, बट जापान में तो ऐसा नहीं हुआ ना। जापान के अंदर तो अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया हो। बट एनीवेज, पाकिस्तान जैसी मार्केट क्योंकि वो ग्रोइंग है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। जापान तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना पॉपुलेशन के अंदर, पाकिस्तान तो ग्रो कर रही है, कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं। अब चाहे जैसी भी सिचुएशन हो कंपनीज की, बट वो ग्रो करती हैं, बिजनेसेस बढ़ा रही हैं, ये सब कुछ है। सो बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना जो है ना, मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज बेटर देन लेट्स से इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। इन दैट टर्म्स रियल एस्टेट भी अच्छी चीज़ है, ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट में ना करें, बट Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. सो बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो इट्स ऑलवेज गुड, बट कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ये एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए इंडेक्स सबसे अच्छी चीज़ है। हमने देख लिया कि चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, चाहे इंडिया का इंडेक्स हो, पाकिस्तान का इंडेक्स हो, यूएस का इंडेक्स हो, इवन यूएई का इंडेक्स हो, बहुत लंबे टाइम के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो एक कंट्री ग्रो कर रहा होता है, एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है, इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो इवेंचुअली स्टॉक मार्केट पे उसका रिफ्लेक्शन आ ही जाता बिल्कुल। है सूनर और लेटर। कीज़ में ये कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और डीसीए करते रहें, दैट इज़ आई थिंक द विनिंग स्ट्रेटजी जो हमने देखा है पिछले 20-25 साल के अंदर। जितने भी आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें या किसी गुरु से पूछें, वो आपको ये बताएगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के बजाय अगर आप डीसीए करते रहें और लॉन्ग टर्म तक आप उसको अपना होराइजन रखें, तो मोस्ट लाइकली आप उसमें पैसा बनाते ही हैं। तो यही एक जो सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही है पिछले, अगर आप 20-30 साल का डेटा उठा के देंगे तो। राइट, चलो यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक्स बड़ा ज़बरदस्त रहा फॉर इंसाइट, काफ़ी अच्छी रही आईपीओ के हवाले से। उसमें कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, तो मुझे इसमें पता चली हैं। तो फोक्स जो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना कमेंट्स हमें बताइए ऐड करके, ताकि हमें फीडबैक मिले, क्योंकि आपके फीडबैक की बेस के ऊपर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और आपसे दोबारा हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।